के सिद्धांत के अनुसार। क्लियर है कि डाउट है? अगला लाइन, प्लाज्मा, प्लाज्मा चला, प्लाज्मा, प्लेटलेट, हिपेरिन, ये सब का नाम सुना है? प्लाज्मा जो है ये खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करता है चला? परिवहन करता है। हिपेरिन जो होता है ये रक्त में पाया जाता है, जो जमने देता है कि जमने नहीं देता है? रक्त के अंदर पाया जाता है, जो रक्त को जमने नहीं देता। एक होता है प्लेटलेट, प्लेटलेट रक्त के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है हिपेरिन। अब बाहर में रक्त को जमने नहीं देता है। जमने देता है कि जमने नहीं देता है? हाँ, जमने देता है। कौन? प्लेटलेट। इसी के कारण रक्त जमता है। एक मिनट, होल्ड डाउन। हमने आपको कहा प्लाज्मा किस किस चीज का परिवहन करता है? जितना खाद्य पदार्थ है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, उस सब का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा। हिपेरिन रक्त के अंदर जमने नहीं देता है, और प्लेटलेट जो है वो जमने देता है। जमने देता है। कहां? बाहर कि अंदर? बाहर में। अंदर में जम जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। बाहर यह जमने देता है। कौन जमने देता है? प्लेटलेट। ये कहां? बाहर के अंदर। आई कहां? अंदर, रक्त के अंदर, मतलब शरीर के अंदर। बोलो न रे। हो गया? अरे हुआ? अरे हुआ? अब देखो, कहता है प्लाज्मा भोजन CO2 तथा नाइट्रोजनी उपस्थित का, नाइट्रोजनी अपशिष्ट का, नाइट्रोजनी अपशिष्ट का क्या करता है? वहन करता है। किसका किसका? भोजन का, CO2 का, और किसका? नाइट्रोजनी अपशिष्ट का। क्या करता है? वहन करता है। लसिका का नाम सुना है रे? चिपचिपा पदार्थ होता है। लसिका क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो वसा का वहन करता है। किसका वहन करता है? लसिका एक चिपचिपा पदार्थ है। टेस्ट वगैरह करने के लिए हम लोग इसी का उपयोग करते हैं, सफेद कलर का। कभी ऐसा हुआ होगा कट खोट के जाता है तो वो चिपचिपा द्रव निकलता है, तो उसको हम लोग लसिका कहते हैं। टेस्टिंग में भी हम लोग उसी का उपयोग करते हैं। रक्त का भाग है, यह किसका वहन करता है? वसा का। किसका वहन करता है? इसीलिए देखना वो तेल जैसा चिपचिपा रहता है। तेल जैसे चिपचिपा नहीं रहता है, क्योंकि वसा भी तो फैटे न है। तो फैट है तो कहते हैं लसिका एक चिपचिपा पदार्थ है जो पाचित वसा का क्या करता है? वहन करता है। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। हृदय कौन सा अंग है? अस्थि है उसमें कि पेशी है? पेशी मतलब मांसपेशी है, हड्डी न है। तो हृदय कहता है एक पेशीय अंग है जो हमारे किसके आकार का होता है? मुट्ठी के आकार। एड्रीनलिन ग्लैंड यहीं से ना ऑपरेट होता है। कहां से? हृदय से। कहां से? एड्रीनलिन ग्लैंड जो होता है, जिसको हम लोग एड्रीनलिन हार्मोन देता है, लरो या उरो हार्मोन कहते हैं ना उसको, उसका संबंध कहां से है? हृदय से। कहां से है? इसका आकार कितना बड़ा होता है? मुट्ठी के आकार। कितना बड़ा होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। एक सामान्य मनुष्य के रक्तदाब का ही तो सबको पता होगा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। बोलो ना रे। ये हो गया चला सिस्टोलिक। लेकिन तुम लोग हिंदी ऑप्शन चूज करेगा तो वहां देगा प्रकुंचन। अनुशीतलन बोले तो डायस्टोलिक। बोलो ना रे। सिस्टोलिक कितना? 120, और डायस्टोलिक कितना? 80। इस सामान्य मनुष्य का है।
अब एक बात बताओ, चला मछली में और हम लोगों में क्या अंतर है? मछली में एक ही परिसंचरण तंत्र है, उसमें चला शुद्ध अशुद्ध रक्त केम बहता है। हम लोगों में लेकिन एगो सिरा है, एगो धमनी है। सिरा में शुद्ध की अशुद्ध? सिरा में अशुद्ध रक्त जाता है और धमनी में शुद्ध रक्त जाता है ना। हम लोगों के पास दो प्रकार की सिराएं, एक सिरा है और दूसरा क्या है? धमनी। तो सिरा में अशुद्ध रक्त का वहन होता है और धमनी में शुद्ध रक्त का। बोलो ना रे। तो लेकिन मछली में ऐसा नहीं होता, उसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें शुद्ध अशुद्ध एक में बहता है। बोलो ना रे। तो आपको कह देगा मछली के अलावे सब में दो पार्ट होता है, एगो धमनी एगो सिरा, एगो से शुद्ध रक्त जाता है एगो से अशुद्ध रक्त। लेकिन चला बाद मछली में क्या होता है? एक ही परिसंचरण तंत्र होता है, शुद्ध भी उसी से जाता है अशुद्ध भी उसी से जाता है। तो कहते हैं मछली में एकल रक्त परिसंचरण तंत्र, जबकि अन्य केसरुकी में दोहरा। लिख लेना, मछली में शुद्ध और अशुद्ध, मछली में शुद्ध और अशुद्ध रक्त मछली में शुद्ध और अशुद्ध रक्त एक ही परिसंचरण तंत्र में होता है, एक ही परिसंचरण तंत्र में होता है। एक ही परिसंचरण तंत्र में होता है। अभी तुरंत बताए थे, बताओ। प्लेटलेट शरीर से बाहर रक्त का थक्का बनाता है कि अंदर? हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त जमने नहीं देता। बताए थे ना, ये जब कट खोट जाता है तब जो थक्का बनाएगा वो कौन बनाएगा? प्लेटलेट। और शरीर के अंदर जो रक्त आपका जमेगा नहीं, किसके कारण? किसके कारण? हिपेरिन के कारण। हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। यकृत बोले तो लीवर में। पित्त का निर्माण भी यकृत में होता है। किसका निर्माण? ये पित्त का निर्माण भी कहाँ होता है? अब पित्त का स्टोरेज कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त का काम है वसा का पाइसीकरण करना। पित्त का काम क्या है? पाइसीकरण करना मतलब क्या करना? तोड़ना। पाइसीकरण करना मतलब क्या करना? तोड़ना। अब देखो, कहता है लसिका। अभी तुरंत ने बताए थे लसिका क्या करता है? वसा का वहन, पाचित वसा का वहन। किसका वहन करता है? लसिका पाचित वसा का वहन करता है। लसिका रक्त प्लाज्मा के समान, परंतु इनमें अल्प मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। तथा यह कैसा होता है? रंगीन। एगो और ध्यान रखना, क्लोरीन भी रंगहीन होता है। क्लोरीन क्या होता है? चला रंगहीन होता है। लसिका रक्त प्लाज्मा के समान, परंतु इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। और यह कैसा होता है? चला रंगहीन। और यह क्या करता है? पचित वसा का वहन करता है। किसका वहन करता है? प्लाज्मा क्या करता है? चला CO2 भोजन और नाइट्रोजनी अपशिष्ट का वहन करता है, जबकि लसिका पचित वसा का वहन करता है। लसिका में प्रोटीन भी पाया जाता है। ग्लोब्यूलिन में भी प्रोटीन पाया जाता है। एल्ब्यूमिन में भी प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना चला, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन किसमें? चला ग्लोब्यूलिन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन कहां पाया जाता है? मूत्र में। एल्ब्यूमिन में भी पाया जाता है प्रोटीन। हम अभी तुरंत बताए थे, प्लाज्मा जो है वो भोजन का, खनिज लवण का तो वहन करवे करता है, साथ में एमिनो एसिड का भी वहन करता है। किसका वहन करता है? ग्लोब्यूलिन में भी प्रोटीन होता है। लसिका भी प्रोटीन का बना होता है। एल्ब्यूमिन भी किसका बना होता है? प्रोटीन का। हो गया।
पढ़ें। लसिका तरल को बाह्य कोशिकाओं के कोशिकाएं अवकाश से पुनः रुधिर में ले जाता, बाह्य कोशिकाओं से फिर रुधिर में लसिका ही ले जाता है चीजों को। पादप में अधिकांश कोशिकाएं कैसी होती है? मृत होने का। अब देखो चला, पादप में पौधों में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका जो बाहरी उत्तक है, जो बाहरी आवरण जिसको आप कहते हैं मृदु उत्तक, मृदु उत्तक कहते हैं ना, उचला कंप्लीट मरा हुआ होता है, उसमें कोई जान नहीं होता है। इसलिए मनुष्य की तुलना में, स्तनधारी की तुलना में पौधों को कम भोजन की आवश्यकता होती है। देखते नहीं, एक बार हम लोग पौधा लगा देते हैं और उसको 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 6 महीना बाद भी खाद देते हैं तो कोई दिक्कत होता है? आम वाम में तो देखते हैं जब आम फलने का टाइम आता है उससे कुछ दिन पहले लोग एक बार खाद लगा देता है। तो पौधों को कम ऊर्जा की जरूरत होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे उत्तक मृत हैं। बहुत सारे उत्तक क्या हैं? मृत हैं, जिसको ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं, आपको कहेगा क्वेश्चन कि पादप में अधिकांश कोशिकाएं मृत होने के कारण इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि ज्यादा? कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वाष्पोत्सर्जन, जाइलम में जल की गति, चूसक प्रेरक बल, इचलक। देखो एक चीज का ध्यान रखना, वाष्पोत्सर्जन, एक मिनट होल्ड डाउन। जाइलम में जल की जो गति होती है ये कोशिका टू कोशिका होती है, सेल टू सेल, कोशिका से कोशिका में। लिख लो, कहता है वाष्पोत्सर्जन, जाइलम में जल की गति कोशिका से कोशिका में चूसक या प्रेरक बल द्वारा होता है। हम बताते हैं कैसे। अभी तुरंत आपको बताए थे हम परासरण, याद है? क्या बताए थे? चला, परासरण क्या बताए थे? तो परासरण एक प्रकार का चूसके बल ना है रे। जैसे पानी का परासरण होता है, तो पानी का परासरण होता है तो पानी हम लोग जड़ में डालते हैं और उसका क्या कर लेता है? चूसन कर लेता है। तो चूसके बल के द्वारा ना परासरण होता है। तो हम लोग कहते हैं प्लोएम हो या जाइलम हो, कौन बल काम करता है वहां? चूसक। चूसक बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरक बल के नाम से जानते हैं। अभी तुरंत बताए थे हम, प्लोएम के बारे में सब जानता है, खनिज लवण या भोजन का संचरण करता है। जाइलम जल का, प्लोएम किसका? खनिज लवण का। प्लोएम किसका? खनिज लवण का। लेकिन जानिए आपकी प्लोएम पादप में भोजन के अलावे किसका? एमिनो एसिड का संचरण करता है। किसका संचरण करता है? ये तो 112 पढ़े होंगे, जाइलम जल का, प्लोएम खनिज लवण का, जाइलम जल का, प्लोएम खनिज लवण का, जाइलम जल का, प्लोएम खनिज लवण। लेकिन अब आप ये जानिए कि प्लोएम खनिज लवण का तो करवे करता है, साथ में क्या रहता है? एमिनो एसिड। साथ में क्या रहता है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। अब प्रोटीन से उत्तक का, उत्तक से अंग का, अंग से शरीर का। अब कहता है चला मानव उत्सर्जन तंत्र, जैसे देखो किडनी उत्सर्जन तंत्र है। किडनी क्या है? चला बताओ, किडनी का एगो होता है? 2 गो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, अगर आप पढ़िएगा एनसीईआरटी तो आपको मिल जाएगा। 2 गो किडनी होता है। इसको कहते हैं चला मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी का एगो होता है? 2 गो। इसको कहते हैं मूत्राशय। ई हो गया मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग हो गया कै गो? एगो। मूत्राशय हो गया एगो। मूत्रवाहिनी हो गया 2 गो। वृक्क हो गया 2 गो। कितना बारी क्वेश्चन हम बताए भी हैं, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। कहते हैं मानव में ई 2 गो किडनी होता है, 2 गो मूत्रवाहिनी होता है, एगो मूत्राशय होता है। ये क्या है? मूत्रवाहिनी। ई क्या है? मूत्रमार्ग। ई क्या है? क्या है ये? मूत्राशय। ई क्या है? किडनी। ई क्या है? किडनी। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, वृक्क बोले तो किडनी, 2 मूत्रवाहिनी। कितनी मूत्रवाहिनी? और एक क्या? मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। क्लियर है? कितना किडनी होता है? 2 गो। मूत्रवाहिनी का एगो? 2 गो। मूत्राशय का एगो? एगो। मूत्र मार्ग का एगो? एगो। कृत्रिम वृक्क का नाम सुना है ना? डायलिसिस जो हम लोग कहते हैं, अपोहन। अरे मशीन लगा के आजकल चला, किडनी फेल्योर खूब हो रहा है। अगर आप किसी भी प्रकार का मेडिसिन रेगुलर खाइएगा ना
तो किडनी फेल्योर के चांसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कोई भी मेडिसिन, जैसे कुछ लोगों को गांव घर में अभी हम देखे, वो मेडिकल शॉप वाला हमारा दोस्त है, उसके दुकान पे हम थे, तो एक आदमी था, वो आया तुरंत गैस का दवाई लेने, गैस का दवाई लिया, वो चल गया। बेचारा गरीब आदमी था, 6 टका का टेबलेट था, 6 टका 7 टका डेली कमाता था लेबर में। आया अपना 7 टका का दवाई लिया, चल गया। फिर आया अगले दिन, फिर हम गए संजोग से उसी टाइम में, तो फिर वो एक दवाई लेके 7 टका का चल गया। हम बोले कि भाई जो तुम दवाई खा रहे हो, ये 60 टका 60 टका 60 टका, ये कब से खा रहे हो गैस का दवाई? बोला पिछले 7 साल से खा रहे हैं। अब उसको एक बार कभी गैस हो गया, गैस होने के बाद उसको दवाई खाने के बाद रिलीफ मिल गया, रिलीफ मिल गया, वो बार 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 खाने लगा। बॉडी उसका एंटी नहीं बना पाया, जो एंटा एसिड जनरेट नहीं कर पाया, जिसके कारण उसका वो आदत लग गया। और लग गया तो धीरे 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 चला, क्या होगा, उसका किडनी फेल्योर होगा। पेन रिलीफ का मेडिसिन लोग देखिएगा, किसी किसी गांव घर में जोड़ का दर्द हो रहा है, अब डॉक्टर बोला कि 1 सप्ताह पेन रिलीफ खाइए, वगैरह वगैरह से आराम लगता है, डेली एगो मार लेता है। आपके अगल बगल में भी ऐसे प्राणी पाए जाते होंगे, डेली गैस का गोली, डेली पेन रिलीफ खाने वाले। तो चला, ऐसे लोगों को एकदम सख्त मना कीजिए कि आप डॉक्टरी सलाह लीजिए, नहीं तो अगर आप ऐसा करते हैं तो किडनी आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। किडनी एक बार फेल हो गया मतलब फिर बचने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि सब चला लालू जी नहीं ना है कि बेटी ही थी तो बेचारे को दूसरा किडनी मिल गया, लेकिन आप समझो उनकी बेटी तो बहुत महान है कि वो अपना किडनी जो है उनको दे दिए। तो उनके साथ कुछ अलग प्रॉब्लम होता होगा, अधिक उम्र होने के बाद कुछ भी हो सकता है, ये अलग मैटर है, लेकिन नहीं खाना चाहिए। परिवार में भी कोई अगर एक्स्ट्रा बहुत मेडिसिन, अब देखिए गांव घर का जो डॉक्टर होता है, जो झोला छाप सब, वो सब हिट एंड ट्रायल करता है वो पेशेंट पर। हिट एंड ट्रायल समझ रहा है ना? जैसे देख लिया कि पहले देखेगा बुखार है, तो बुखार है तो पहले ओकरा सुमो ठोकेगा एगो, एगो एंटीबायोटिक एजिथ्रल मार देगा। ठीक है, कोरोना के टाइम में देख लिया कि एंटीबायोटिक खूब काम करता है, अभी सब एजिथ्रल खा रहा है, एजिथ्रल मार दिया, अब देखा नहीं ठीक हो रहा है, कहेगा चलो एजिथ्रल के अब सुइया मारो। फिर ओकरोस नहीं ठीक हुआ तो कहेगा नहीं तेरा मलेरिया के लक्षण है, मारो दूगो मलेरिया के दवाई। फिर ओकरोस ठीक नहीं हुआ, कहेगा ना लंबा खींच रहा है, टाइफाइड है, फिर मारो ओकरो दवाई। साला वो बुखार अपने ठीक हो जाता उतना दिन में, जितना दिन में वो हिट एंड ट्रायल मार रहा है। जैसे गांव घर में बिजली मिस्त्री जो रहता है, वो जो तुम लेके चल जाओ कोई मदरबोर्ड ठीक करवाने के, मोबाइल लेके चल जाओ फलना चिलना, वो हिट एंड ट्राई मारता है, यहां सटाएगा चला, वो इतना माथा पेची करते रहता है। कभी उसके पास जाना, गांव का बिजली मिस्त्री के पास हम गए आयरन लेके ठीक करवाने के लिए, बहुत दिन पहले की बात है, कहता है वैसे ठीक कर रहा था, आंख में अथी लगा, हमने तरफ देखबो नहीं किया, हम कह रहे हैं आयरन खराब है, कहता अब क्या कर रहा है, चला तोरा तू जो टीवी लेके गया है में सटा सटा के सब उखाड़ उखाड़ के नया सटा सटा के देख रहा है, एक रास चला एक रास चला एक रास चला। एक बार गांव के मिस्त्री के पास जो सामान चला गया वो चला गया, क्योंकि ओकर चलता है हिट एंड ट्राई, क्योंकि वो छोटा मिस्त्री है ये नहीं है, वो हिट एंड ट्राई करता है। तो कहते हैं अगर आप डायलिसिस करते हैं तो डायलिसिस में अपोहन कहते हैं इसको हिंदी में, बहुत लोगों का चला अभी किडनी फेल्योर हो रहा है, उसका कारण यही है। अधिक पानी पीने से भी किडनी फेल्योर होगा, कम से भी होगा, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पिए, अधिक ना कम पिए। कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क हो गया डायलिसिस। कृत्रिम वृक्क क्या है? डायलिसिस। अब जाइएगा, हम एक बार डायलिसिस देखे, चला उसमें कुछ नहीं होता है, तुम्हारा किडनी काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा किडनी यूरिया को छान नहीं पा रहा है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा, वो क्या करेगा, रक्त को किडनी में जो जा रहा है वहीं से निकाल के मशीन में डाल देगा, अब मशीन में डाल के ओकरा शुद्ध करेगा, और शुद्ध करके तब तो शरीर में डाल देगा। तो डाल देगा, इसी को हम लोग कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं इसको? तो देखो किडनी में अगर होगा ये तो रक्त में बहुत सारी चीजों का वो अवशोषण करता है, लेकिन मशीन करेगा क्या? मशीन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क, ये कृत्रिम वृक्क अपोहन जिसको हम डायलिसिस कहते हैं, में मूत्र का पुनः अवशोषण नहीं होता है, सिर्फ वो क्या करता है, छानता है। डायलिसिस में कहेगा छानता है कि अवशोषण करता है, तो कहेंगे केवल क्या करता है, छानता है। केवल क्या करता है, छानता। किडनी छानता भी है, अवशोषण भी करता है। क्लियर है? तो
कृत्रिम डायलिसिस हो गया तुम्हारा अपोहन। पौधों में, इसको चला काट दो, फालतू का लाइन। सूचना को एकत्रित तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉइड का नाम सुना है? अरे डेंड्रॉइड का नाम सुना है? किसके द्वारा किया जाता है? डेंड्रॉइड है ही है डेंड्रॉइड। देखो चला, एक होता है सिनेप्स। सिनेप्स का नाम सुना है? न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसी को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। सूचना को एकत्रित तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉइड द्वारा किया जाता है, यही है डेंड्रॉइड। द्रुमिका जिसको कहते हैं, द्रुमिका यानी डेंड्रॉइड के द्वारा सूचना एकत्रित किया जाता है। आई चला, कौन सिग्नल होता है? विद्युतीय सिग्नल। कौन सिग्नल? विद्युतीय सिग्नल होता है। दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चला, अब देखो, कहता है द्रुमिका यानी डेंड्रॉइड द्वारा कौन आवेग उत्पन्न होता है? कौन आवेग उत्पन्न होता है? विद्युतीय आवेग। डेंड्रॉइड जो होता है वो कौन आवेग उत्पन्न करता है? विद्युतीय आवेग। एक्सॉन कौन चला? ये है एक्सॉन। ये तंत्रिका कोशिका है, इसके बीच में ये क्या है? चला, एक्सॉन। एक्सॉन के अंतिम छोर पर विद्युतीय आवेग किसमें बदल जाता है? यहां तक तो चला ये विद्युतीय आवेग होता है, लेकिन इसके अंतिम छोर पर जब यहां आएगा तो ये विद्युतीय आवेग किसमें बदल जाएगा? रासायनिक आवेग। किसमें बदल जाएगा? रासायनिक आवेग में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? लेकिन अगर आपको कहेगा तंत्रिका में कौन आवेग होता है तो कहेंगे विद्युतीय आवेग। और कहेगा तंत्रिका के एक्सॉन के अंतिम भाग पर विद्युतीय आवेग किसमें बदल जाता है? रासायनिक आवेग। किसमें बदल जाता है? रासायनिक आवेग में बदल जाता है। तंत्रिका कोशिका में खाली स्थान पर क्या होता है? क्या होता है रे? सिनेप्स बना होता है। क्या बना होता है? सिनेप्स बना होता है। सिनेप्टिक एंड होता है। सिनेप्स क्या होता है? चला देखो, कभी कभार ऐसा देखना, जितना भी दिमाग वाला दवाई चलता है ना, ब्रेन से रिलेटेड दवाई चलता है, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन से रिलेटेड दवाई चलता है, देखना बहुत लंबे समय तक चलेगा। बहुत लंबे समय तक। किसी को भी देखना, एक बार दिमाग वाला डॉक्टर के पास जाना, वो 6 महीना से कम का दवाई नहीं लिखेगा। मिनिमम पहले 3 महीना का लिखेगा, 3 महीने के बाद फिर कहेगा आना, तब तुम्हारी स्थिति देख लेंगे क्या है, अब फिर तुम्हारी दवाई को क्या करेगा? बढ़ाते चला जाएगा। उसका कारण है कि जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है, सिनेप्स, ये मान लो 2 न्यूरॉन्स है, इसके बीच में सिनेप्स है, ये चला मिसमैच कर जाता है, आदमी का संतुलन खो जाता है। जो सिग्नल उसको मिलना चाहिए, जो उसको रिफ्लेक्स एक्शन या किसी ठंडा गर्म चीजों को वो समझ पाएगा, वो नहीं समझ पाता। उसका जो इंफॉर्मेशन होता है वो लैक करने लगता है। उसी को सीधा करने के लिए, फिर उसको मिलाने के लिए हम लोग दवाई का यूज करते हैं, इसीलिए वो दवाई लंबे समय तक चलता है। ये जो दो तंत्रिका, 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है, इसी को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यही चला ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारा सिग्नल जो है वो क्या करने लगता है? मिसमैच। तो नहीं कहते हैं ये पागल हो गया है। पागल हो गया मतलब उसका सिग्नल क्या हो रहा है? मिसमैच हो रहा है। उसको लंबे समय तक फिर उसको मैच करने के लिए दवाइयां चलाई जाती हैं। कहते हैं तंत्रिका कोशिका में खाली स्थान पर क्या होता है? क्या होता है रे? सिनेप्स होता है। क्या होता है? सिनेप्स होता है। जो आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वही सिनेप्स अगर मिसमैच हो जाएगा तो आवेग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, तो वही आदमी हो जाता है पागल। तो उसमें चला, अब कोई भी डॉक्टर होगा तो लंबे समय तक के लिए आपको मेडिसिन लिखेगा। जंतु में प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नाम सुने हो? बोलो रे। जंतु में प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स एक्शन, मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क से तीव्र काम क्रियाकलाप का नियंत्रण करता है, जो मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर होता। क्या है चला कि अभी अगर मान लो हमको कोई यहाँ चुभाएगा, इससे चुभाएगा तो एक सिग्नल हमारे तंत्रिका तंत्र को जाएगा कि भैया चुभ रहा है, दर्द हो रहा है। फिर दूसरा एक एक्शन इधर से होगा और फिर रिफ्लेक्स एक्शन होगा तंत्रिका तंत्र से इधर की ओर रिकवर करने के लिए। बोलो रे। तो जब रिकवर करने के लिए जो ये सिग्नल छोड़ेगा, वो सिग्नल मस्तिष्क के कंट्रोल से बाहर होता है। वो सिग्नल कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। कौन करता है?
जैसे अगर हम किसी को ऐसे चुभा देते हैं तो मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र को सूचना मिलती है कि भैया चुभ गया है। चुभ गया है तो ये सूचना यहां से गया कहाँ, मस्तिष्क को। मस्तिष्क फिर सूचना बैक करता है कि भैया उसको रिकवर करो। रिकवर करो तो वो किसके पास आता है, स्पाइनल कोड के पास। तो बताओ मस्तिष्क के कंट्रोल से बाहर हो गया कि उसके कंट्रोल में रहा। तो कहते हैं जंतु में प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स एक्शन, मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क से तीव्र काम क्रियाकलाप का नियंत्रण करता है, जो मस्तिष्क के नियंत्रण से किसके नियंत्रण में चला जाता है, स्पाइनल कोड के। किसके नियंत्रण में जाता है, लिख लो इसी को बढ़ा के, तथा यह स्पाइनल कोड के नियंत्रण में चला जाता है। तथा यह स्पाइनल कोड के नियंत्रण में चला जाता है। किसके नियंत्रण में चला जाता है, स्पाइनल कोड के नियंत्रण में चला जाता है। अब चला देखो, कहते हैं मेरुरज्जु, नाम सुने हो, हेलो, क्या कहते हैं, चला मेरुरज्जु, क्या कहते हैं, मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी केसरुक दंड से क्या रहती है, सुरक्षित रहते हैं। जो आपका स्पाइनल कोड होता है वो किससे सुरक्षित रहता है, केसरुक दंड से सुरक्षित रहता है। पादप सूचनाओं का संवहन विद्युत रसायन के उपयोग द्वारा करता है। रसायन के उपयोग द्वारा नहीं, किसके, क्यों, क्योंकि पादप में भोजन आयनों में टूट जाता है, और जहां पर आयन का प्रवाह होगा वो किसका प्रवाह है, विद्युत धारा का। किसका प्रवाह है, आयन का प्रवाह, किसका प्रवाह है, विद्युत धारा का। तो कहते हैं पादप सूचनाओं का संवहन रसायन के उपयोग से कि विद्युत रसायन के उपयोग से। अब कहता है चला पादप कोशिका का आकार एवं दिशा किसके द्वारा। अच्छा बताओ, पादप में कोशिका की जो दिशा होगी किधर से किधर जाएगा, तो जल ने तय करेगा। जल जिधर बहेगा उधर कोशिका की दिशा होगी, या जिधर जल नहीं बहेगा उधर कोशिका की दिशा नहीं होगी। तो कहते हैं पादप कोशिका में आकार और दिशा किसके द्वारा नियंत्रित होता है। एक होता है रसानुवर्तन। रसायनुवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका का किसमें बदलना है, बीजांड की ओर वृद्धि करना है, पादप वृद्धि हार्मोन। अच्छा, ऑक्सीन का नाम सुने हो ना, ये क्या है, वृद्धि हार्मोन। साइटोकाइनिन में क्या होता है, कोशिका विभाजन। एस्बेसिस एसिड का नाम सुना होगा, तो कोशिका वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। पतझड़ वगैरह उसी से ना आता है रे। ऑक्सीन वृद्धि हार्मोन है, बोले भाई नहीं करेगा। एब्सिसिक एसिड जो है वो वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, रोकता है। तो कहते हैं जिब्रेलिन का नाम सुना है, तना हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, इसमें वृद्धि किसके कारण होता है, जिब्रेलिन के कारण। किसके कारण, देखो तुमको क्या क्या पूछेगा, ऑक्सीन, ऑक्सीन वृद्धि हार्मोन है। प्रकाशानुवर्तन किसके कारण होता है, ऑक्सीन के कारण। प्रकाश के प्रति जो अनुवर्तन होता है किसके कारण, किसके कारण, ऑक्सीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, ऑक्सीन के कारण होता है। जिब्रेलिन के कारण तना, फूल, फल इत्यादि में क्या होता है, वृद्धि होता है। एब्सिसिक एसिड के कारण पतझड़ होता है। तो पतझड़ कब होगा, इसका मतलब वो वृद्धि को रोकेगा कि बढ़ाएगा। साइटोकाइनिन के कारण कोशिका विभाजन होता है, बोले वे नहीं करेगा। कहते हैं पादप में वृद्धि हार्मोन ऑक्सीन का संश्लेषण प्ररोह के अग्रभाग। अब बताओ, वृद्धि होगा तो अग्रभाग में वृद्धि होगा कि बीच वाला में, अग्रभाग ही ना चला बढ़ेगा। तो कहते हैं पादप में वृद्धि हार्मोन ऑक्सीन के संश्लेषण प्ररोह के अग्रभाग में होता है। यह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक है। जिब्रेलिन तना, फल, फूल इत्यादि में वृद्धि के लिए सहायक है। साइटोकाइनिन किसमें सहायक है, कोशिका विभाजन में सहायक है। एब्सिसिक एसिड ये वृद्धि करता है कि वृद्धि को रोकता है,
एब्सेसिस से वृद्धि, संदर्भ रोकने तथा पानी फल को गिरने में मदद कर, इसी को ना चला पतझड़ कहते हैं। आपको कहेगा पतझड़ के लिए कौन जिम्मेवार है, एब्सेसिस। कहेगा ऊपरी भाग के वृद्धि के लिए कौन जिम्मेवार है, ऑक्सीन। कौन जिम्मेवार है, ऑक्सीन। तना फल फूल के वृद्धि के लिए जिब्रेलिन। कोशिका विभाजन के लिए साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन किसके लिए, कोशिका विभाजन के लिए। एब्सेसिस एसिड किसके लिए, पतझड़ के लिए। कहेगा फल जो है झड़ के गिर जाता है किसके कारण, एब्सेसिस एसिड के कारण। आप पौधों में आंतरिक वृद्धि के लिए ऑक्सीन तथा बाहरी वृद्धि के लिए कौन, जिब्रेलिन। तना वगैरह जो मोटाएगा वो किसके कारण, जिब्रेलिन के कारण। किसके कारण, एड्रीनलिन का भी तुरंत बताए थे, किससे संबंध है, हृदय से। इसी को चला लड़ो या उड़ो हार्मोन निकलता है, एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन निकलता है जो लड़ो या उड़ो हार्मोन। इसी से सेक्स हार्मोन भी निकलता है। कौन हार्मोन निकलता है, तो कहते हैं चला एड्रीनलिन हृदय का समन्वय एवं नियंत्रण का काम करता कौन, कौन, एड्रीनलिन। अब टू ग्रंथि तो सबको पता होगा, आयोडीन, बोलेंगे। अब टू ग्रंथि, अब टेडपोल के वृद्धि के लिए क्या जरूरी है, आयोडीन, पढ़ाए हैं पीछे, आज सबको पता होगा। अब टू ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऐसे भी चला थायरॉक्सिन मतलब आयोडीन, थायरॉक्सिन मतलब आयोडीन। यह हार्मोन, कौन हार्मोन, थायरॉक्सिन। यह हार्मोन मतलब, यह हार्मोन सभी प्रकार के उपापचय की क्रिया में मदद का, उपापचय मतलब एक लाइन में समझिए पाचन में मदद करता है। लिख लो, थायरॉक्सिन हार्मोन पाचन तो एंजाइम करता है, लेकिन पाचन में क्या करता है, मदद करता है। इसी को हम उपापचय की क्रिया कहते हैं, पाचन में मदद करता है। यह हार्मोन मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन किसमें मदद करता है, पाचन में। यह हार्मोन मतलब कौन हार्मोन, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन पाचन में मदद करता है, अर्थात उपापचय की क्रिया में क्या करता है, मदद करता है। ये तो पता होगा चला, नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन। लेकिन चला क्वेश्चन आता है कि नर का जो टेस्टोस्टेरोन से जो निकलता है शुक्राणु, ये गतिज है कि स्थितिक है, शुक्राणु गतिज होता है। शुक्राणु हम छोड़ा न जाता है रे, तो शुक्राणु छोड़ा जाता है, शुक्राणु क्या है, गतिज है। अंडाणु तो अस्थिर न रहता है, शुक्राणु उस पर जाकर मिलता है और तब आपका भ्रूण का निर्माण होता है। तो आपको कहेगा कौन गतिज होता है, कौन, शुक्राणु। कौन गतिज होता है, शुक्राणु गतिज होता है। एक बात बताओ चला, पूरे शरीर का इंफॉर्मेशन कहां पर उपलब्ध होता है, डीएनए में। इसीलिए सबका डीएनए अलग अलग है, लड़का है कि लड़की है कि कुत्ता है कि बिलाई है, कितना उम्र है की है न है, इस सब का इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है, डीएनए। और सबका डीएनए क्या होता है, अलग है। एक जीव का दूसरे जीव से डीएनए कभी मिलता नहीं। तो कहते हैं चला गौर फरमाइएगा, कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना, सभी प्रकार की सूचनाएं कहां निहित होती है, डीएनए। कहां निहित होती है रे, डीएनए में निहित होती है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल बताओ, अमीबा, अमीबा ना, तो बताओ इसमें कोशिका विभाजन के द्वारा नया जीव बनता है। और इसी में ना चला मुकुलन भी होता है, क्या होता है, मुकुलन। कहते हैं कालाजार रोगाणु कौन है, लिस्मानिया प्लेनेरिया में क्या होता है, द्विविखंडन। कालाजार लिस्मेनिया रोगाणु के द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी कौन है, प्लाज्मोडियम में जनन किसके द्वारा होता है, बहुविखंडन विधि। किसके द्वारा, बहुविखंडन विधि द्वारा होता है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती है। इस सबको पता होगा, कोशिका से ही ना उत्तक बनता है। बेसिक यूनिट शरीर का क्या है, कोशिका, और उसी से कोशिका से क्या बनता है, उत्तक, उत्तक से क्या बनता है, अंग, अंग से क्या बनता है, शरीर। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। अलग अलग प्रकार की कोशिका अलग अलग कार्य के लिए दक्ष होती है। हाइड्रा कौन चला, प्लेनेरिया,
ईस्ट में रीजनरेशन द्वारा, एक मिनट होल्ड ऑन, बताओ चला हाइड्रा में इसको काट दोगे तो फिर नया आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, ईस्ट में रीजनरेशन द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा जनन होता है? इसको काट दीजिए फिर से नया बन जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। हाइड्रा, प्लेनेरिया और किसमें? ईस्ट में। अच्छा, ईस्ट के बारे में ही जान लीजिए। हम लोग जो किण्वन विधि अपनाते हैं, तो किण्वन विधि में हम लोग कहते हैं ना कि ग्लूकोज C6H12O6 इस जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? या किसकी उपस्थिति में? ईस्ट की उपस्थिति में क्या बना देता है? इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस H2O बना। जल्दी से लिख लो। हो गया? आपको कहेगा किस विधि द्वारा इथाइल अल्कोहल बनता है? किण्वन विधि द्वारा। कहेगा कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहेगा किसका उपयोग करते हैं? जाइमेज या ईस्ट। ये दोनों उत्प्रेरक का काम करता है। जो एरो पर रहता है चला, वो क्या है? उत्प्रेरक। जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा या क्या देता है? घटा देता। क्लियर है? C6H12O6। यही ग्लूकोज जब बदल जाएगा पायरुवेट में, तो इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? और उसमें कै गो कार्बन होता है? 3 गो, C3H3O3। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस। जब ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है तो यह प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। लेकिन जब ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में बदलता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। किसकी उपस्थिति में? जाइमेज एंजाइम और ईस्ट। ये दोनों क्या है? उत्प्रेरक। क्या है ये? उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे या घटा दे, उसी को ना उत्प्रेरक कहते हैं। ईस्ट, हाइड्रा कौन विधि द्वारा? मुकुलन होता है, जो काट के लगाते हैं, कहते हैं किस विधि द्वारा होता है? चला, मुकुलन विधि द्वारा। ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, इसमें मुकुलन की विधि होती है। ब्रायोफाइलम की पत्तियों के मार्जिन की कणिकाएं विकसित होकर किसका निर्माण करती है? नए पौधा। ये क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट एनसीईआरटी में मिलेगा कि किसके मार्जिन की दर्रों में कलिकाएं बनती है, नई कलिकाएं बनती है, नए पौधे बनते हैं। आंसर आपको मिल जाएगा। एक ऑप्शन ब्रायोफाइटा है वहां एनसीईआरटी में, एक ऑप्शन ब्रायोफाइलम। जब ये कह देना मार्जिन से कणिकाएं विकसित होकर नए पौधे, मतलब चला जहां गैप रहता है ना, गैप में नया पौधा निकल जाता है। मार्जिन का मतलब होता है गैप। मार्जिन का मतलब गैप में जो नए पौधे निकल जाते हैं, यह घटना किसमें होती है? ब्रायोफाइलम। लेकिन जो एनसीईआरटी तुम बनाओगे वहां ब्रायोफाइलम भी है, ब्रायोफाइटा भी है। क्या मारना? ब्रायोफाइलम। मार्जिन मतलब गैप में नए पौधे का बनना कहां होता है? ब्रायोफाइलम। कहां होता है? ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। अब विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने में क्या होती है? दक्ष होती है। हाइड्रा, प्लेनेरिया, ईस्ट रीजनरेशन होगा, काट के लगाएंगे फिर से लगेगा। रीजनरेशन की क्रिया होती है। विशेष कार्य है तो विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण कर। मलेरिया परजीवी कौन सा? प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन की एकल विखंडन। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पादन। नर में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। नर का शुक्राणु गतिज की स्थैतिक। एस्ट्रोजन मादा में। अब बताओ सभी सूचनाएं कहाँ होती है? डीएनए में। कहाँ होती है? सबका डीएनए अलग अलग किससे? अब टू ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन। टेडपोल के निर्माण के लिए भी क्या चाहिए? क्या चाहिए? यह हार्मोन सभी प्रकार की उपापचय क्रिया मतलब क्या? पाचन। मेटाबॉलिज्म सुने हो ना? मेटाबॉलिक क्रिया करता है, मतलब पाचन में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? पाचन में सहायक होता है। पौधों में आंतरिक वृद्धि के लिए क्या? ऑक्सीन।
अब बाह्य वृद्धि के लिए जिब्रेलिन। एड्रीनलिन हार्मोन का संबंध किससे है? हृदय से। किससे है? इसी को ना लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। कौन हार्मोन कहते हैं इसको? साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन। अब पतझड़ के लिए एस्बेसिस एसिड, अब वृद्धि के लिए ऑक्सीन, अब तना के वृद्धि के लिए जिब्रेलिन, तना के मोटापे के लिए क्या? जिब्रेलिन। अब पादप में वृद्धि कहाँ होता है? टिप पे ना। जिब्रेलिन तना, फल और फूल में मोटापा लाता है। पादप कोशिका का आकार और दिशा किसके द्वारा? जल द्वारा। बताओ, जल जो हम लोग अवशोषित करते हैं, पादप जो अवशोषित करता है वह प्रक्रिया परासरण है, और गैसों का जो विनिमय करता है वो है विसरण। क्या है वो? क्या है वो? उसको हम लोग विसरण कहते हैं। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी केशरुक दंड द्वारा क्या रहती है? सुरक्षित रहता है। पादप जो सूचनाओं का संवहन करता है, रासायनिक विधि की विद्युत रासायनिक विधि किसके द्वारा? और एक्सॉन के अंतिम भाग में विद्युतीय सिग्नल रासायनिक सिग्नल में परिवर्तित हो जाता है। सिनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप। दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। सिनेप्स क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन। जिब्रेलिन क्या करता है? मोटाता है। ऑक्सीन क्या करता है? वृद्धि करता है। एस्बेसिस एसिड क्या करता है? पतझड़ में। एस्बेसिस एसिड किसमें? पतझड़ में। पतझड़ किसके कारण? एस्बेसिस एसिड के कारण। और फल गिर जाते हैं किसके कारण? पत्ते झड़ जाते हैं किसके कारण? एस्बेसिस एसिड के कारण। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।